नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर 5 में। अब तक हम 1991 से 1994 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में समझ चुके हैं और एक चीज़ लगातार सामने आई है कि यूपी पीसीएस में कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 1995 के महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान से देखना कि इनमें कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। इसलिए कोशिश करना कि सिर्फ आंसर ना याद हो बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। हमेशा की तरह पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम उसका सही आंसर और पूरा एनालिसिस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू 1995 लेक्चर 5। तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सवाल शुरू होते हैं 1995 के पेपर में। पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 42, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शंस हैं, तो पहले आप इसमें करेक्ट आंसर खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। तो ये एक फैक्चुअल सवाल है। इसे जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में, उसमें हम पढ़ते हैं कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के। संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत हुए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था जिसमें प्रोविंशियल असेंबलीज़, जो राज्यों की असेंबलीज़ थीं, उन्होंने उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, एक चीज़ को बार बार बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि चीज़ें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना है कि जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, तब टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को, ये फैक्ट भी याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये तो नर्सरी के बच्चे को भी पता होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन नर्सरी के बच्चे को क्या नहीं पता होता, वो चीज़ अब मैं बताऊंगा। उसे ये नहीं पता होता कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसका गठन किस दिन किया गया था? उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है और 29 अगस्त को संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को यह भी नहीं मालूम होता कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे। तो अब आप तो नर्सरी में नहीं हैं, तो आप अब बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी में या प्रारूप समिति में कितने मेंबर्स थे। कमेंट्स में बताइए। मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ कमेंट्स में बताइए। वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी हैं, मैं इसलिए कहता हूँ। इसे आप कमेंट्स में लिखेंगे तो आपको याद होगा। अब चलते हैं, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, लेकिन कमेंट्स में लिखिए उन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 एक एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। एजर्शन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम।
भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। रीज़न दे रहे हैं कि इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है का कथन सही है। कारण भी सही है कि भारत के संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। तो जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर है 1994 का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, और 1994 का क्वेश्चन 1995 में ही रिपीट हो गया। इसलिए बहुत नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को या मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए। कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं? तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए में लिखी हुई हैं। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में लिखी हुई हैं? तो भाग 4A में लिखी हुई हैं। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और भारत के संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अथवा मौलिक कर्तव्यों लिखी हुई हैं? तो कितनी हैं? टोटल 11 हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 थे और कितनी है? टोटल 11 हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या प्रशासक के द्वारा। तो इसका आंसर पहले आप खुद दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह ठीक समझता हो। तो राष्ट्रपति जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर शासन करता है अपने द्वारा अपॉइंटेड लोगों के द्वारा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ये कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स एटलीस्ट हैज़ द पार्लियामेंट टू मीट इन अ ईयर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। एक बार, 2 बार, 3 बार अथवा 4 बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि 6 मास के भीतर आमंत्रित करना होता है राष्ट्रपति को। तो एक साल में मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें हमारे 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, फिर जो दूसरा सेशन होता है वो होता है मॉनसून सेशन, और फिर तीसरा सेशन होता है वो होता है विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र। तो हमारे इस वक्त 3 सेशंस होते हैं, लेकिन संविधान में ये बोला गया है कि कम से कम 2 सेशन होने चाहिए एक साल में, और 6 महीने के भीतर
मतलब 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रेजिडुअरी पावर्स टू। तो इसके लिए तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है, इसके लिए तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट अधिकार या रेजिडुअरी पावर्स किसके पास हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 248 में ये बोला गया है कि जो तीनों सूचियों में सम्मिलित शक्तियां नहीं है वो केंद्र सरकार में निहित हैं। किसमें बोला गया? अनुच्छेद 248 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट या फिर संघीय सूची, फिर स्टेट लिस्ट अथवा राज्य सूची, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट अथवा समवर्ती सूची। जो भी विषय इन सूचियों में नहीं लिखे हुए हैं वो विषय हैं रेजिडुअरी या फिर अवशिष्ट, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब इन सूचियों का निर्माण किया गया तब ये विषय थे ही नहीं। तो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, ऐसा अनुच्छेद 248 में लिखा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो ये फैक्चुअल सवाल है। इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आप दे लीजिए आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करिए, फिर उसके बाद मेरा आंसर सुना करिए। करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ, 6 माह बाद। तो भारतीय संविधान में ये प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर किसी सदन की या तो लोकसभा या तो राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एक जानकारी हमें सबको मालूम होनी चाहिए कि या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, उसमें कितने सदस्य होंगे और किस राज्य को कितने सदस्य मिलेंगे वह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा में उतने ज़्यादा होंगे। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किसके होंगे? उत्तर प्रदेश के होंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की तो 31 सीटें हैं, वो उत्तर प्रदेश को दी हुई हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो 80 सीटें और 31 सीटें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, गिन भी नहीं सकते उतनी बार पूछी गई है। तो इसे याद रखना है कि लोकसभा में 80 तथा राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। 4 ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त आयोग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का ही यह प्रमुख कार्य है कि वह केंद्र तथा राज्य के बीच जो भी फिजिकल इश्यूज़ हैं, वित्तीय मुद्दे हैं, उनको सुलझाए। और जो फाइनेंस कमीशन है वही केंद्र तथा राज्य के बीच कितना टैक्स बांटा जाएगा उसका निर्णय करता है और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू द 10th फाइनेंस कमीशन
द शेयर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स फ्रॉम द डिविजिबल पूल विल बी। 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा। तो अब तो ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि 10th फाइनेंस कमीशन तो बहुत पहले बना था। तो ये क्वेश्चन उस समय के लिए रेलिवेंट था, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने कितना बोला है राज्यों को देने के लिए, जब वो सवाल आएगा तो हम इकोनॉमी के सेक्शन में उस सवाल को करेंगे। अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, पूरी पॉलिटी के बाद फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे और 1991 से 1996 तक ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द चीफ लीगल एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो ये तो आसान सवाल है, इसका आंसर पहले आप दीजिए। 4 ऑप्शन हैं, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और देश के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने का इन्हें अधिकार है, और संसद में भी ये बैठ सकते हैं, गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, संसद की जो समितियां होती हैं, उसके सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53। अब यहाँ से हमारा इकोनॉमी शुरू हो जाती है। तो जितने भी 1995 के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे हमने उनको कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने यूपी पीसीएस 1995 के महत्वपूर्ण पॉलिटी PYQs को कॉन्सेप्ट के साथ समझा। अब तक की इस सीरीज़ में आपने नोटिस किया होगा कि यूपी पीसीएस बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास क्वेश्चन पूछता है। इसलिए PYQ सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न समझने का सबसे पावरफुल तरीका है। इसलिए सभी क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 1991 से 2025 तक सभी पॉलिटी PYQs को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में यूपी पीसीएस पॉलिटी PYQs 1996। तो जुड़े रहिए इस पूरी PYQ जर्नी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।